ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स में आज से हम शुरू कर रहे हैं यूनिट सेकंड। फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ ली थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास में 4 चैप्टर थे और 7 नंबर के उसमें से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। आज हम पढ़ रहे हैं, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिट सेकंड की। और सेकंड नंबर यूनिट आपके पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा वैद्युतिकी। धारा वैद्युतिकी आपके पास में अगली जो यूनिट है वो सेकंड नंबर यूनिट। इस सेकंड नंबर यूनिट से 5 नंबर के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक 3 नंबर का हो सकता है और एक 2 नंबर का हो सकता है या 2 1 नंबर के हो सकते हैं। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर जो इसमें इंक्लूड है वो आपके पास में 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आपके पास में इसमें जो इंक्लूड है वो है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। और जो सेकंड चैप्टर इनसे इंक्लूड है वो आपके पास में विद्युत परिपथ। इसमें हम विद्युत परिपथों को सॉल्व करेंगे, उससे संबंधित कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, है ना, और कुछ हमारे पास में जो लैब में काम आते हैं एपेटस उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक आपके पास में रहेगा विद्युत परिपथ। ठीक, इसमें आपके पास में केसीएल और केवीएल भी आएंगे, किरचॉफ्स लॉ, जिससे हम सर्किट सॉल्व करना सीखते हैं। तो ये आपके पास में आप आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने लास्ट चैप्टर पढ़ लिया था 4th नंबर कैपेसिटेंस वाला। उम्मीद है आपको समझ में आ गया और क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 5। तो 5th जो चैप्टर हमारे पास में है वो है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। चैप्टर 5 है आपके पास में विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? वैसे हमने नॉर्मल जो छोटी क्लासेस थी उनमें विद्युत धारा को बड़े अच्छे से पढ़ा था। तो हमारे पास में क्या होता है कि कुछ पदार्थ होते हैं चालक और कुचालक। चालक कुचालक, ठीक है, ये 2 प्रकार के पदार्थ हमने बहुत बार पढ़ा है। अर्धचालक हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। चालक हमारे पास में कौन है? जिनमें करंट फ्लो होती है यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, इनमें आपके पास में विद्युत धारा का प्रवाह होता ही नहीं है। ठीक है, कुचालक में पदार्थ है। क्या कारण है कि चालक में धारा प्रवाहित होती है और कुचालक में नहीं होती है? तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रकार के होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या मतलब है? तो हमारे पास में क्या होता है, कोई भी अगर आपके पास में परमाणु है तो उसका एक स्ट्रक्चर है और उस परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है किसी परमाणु के, उस पर लगने नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल लगता है वो बहुत कम होता है। तो इस कंडीशन में ये क्या होता है, मुक्त अवस्था में होता है और परमाणु में गति करने लायक होता है। यानी कि अगर मैं कोई एनर्जी दूं तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बाहर निकलेगा। ठीक है ना, इस तरीके से। बद्ध इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के बहुत पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नाभिक के पास में होते हैं, जिन पे आकर्षण बल अधिक होता है, वे इलेक्ट्रॉन हमारे पास में बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो कि परमाणु में गति नहीं कर सकते, किसी भी पदार्थ में गति नहीं कर सकते। ठीक है, ये पदार्थ के भीतर ही गति करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनसे बाहर नहीं निकलते हैं। बाहर कब निकलेंगे? जब इनको और ज़्यादा एनर्जी दी जाएगी इनके लेवल की, जो हम पढ़ेंगे हम द्वैत प्रकृति में। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है कुछ छोटी क्लासेस में, वो डेफिनेशन ये कहती है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश विद्युत धारा कहलाती है। आवेश हमारे पास में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 2 तरह के हैं, लेकिन जब चालक की बात आती है तो हमारे पास में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गति करता है ना, इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो सपोज कीजिए कि हमने इस चालक को एक बैटरी से जोड़ा। जब इस बैटरी से इसको जोड़ा, सेल से जब हमने इसको विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया है
है ना। हम विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं बहुत सी बार। अब विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होगा, अगर किसी चालक को विद्युत क्षेत्र देना है तो उस कंडीशन में उस पर बैटरी या सेल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये V वोल्ट का हमने सेल या बैटरी जो भी है लगा दिया है, ठीक है। अब इस चालक को जब विद्युत क्षेत्र दिया जाएगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गति करना शुरू करेंगे। ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गति करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, और इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से डेल क्यू आवेश जो है, डेल क्यू आवेश डेल टी समय में प्रवाहित हुआ, तो हमारे पास में धारा की वैल्यू है। और इस धारा को हमने कहा, विद्युत धारा को हमने कहा एवरेज, यानी कि औसत विद्युत धारा, औसत विद्युत धारा, ठीक है। पर्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ और प्रोटॉन इस तरफ फ्लो हुए, यानी कि धनावेश जो थे वो इस तरफ फ्लो होना शुरू हुए। बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होते हैं, धनावेश तो फ्लो हो नहीं सकते, है ना। लेकिन हम ये मानते हैं कि धनावेश फ्लो हो रहा है या इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो जो धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा, वो हमेशा धनावेश की ओर होती है, या फिर हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की ओर। यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इस तरफ, तो विद्युत क्षेत्र की ओर धारा की दिशा, या फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के विपरीत, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति कर रहे हैं उसके विपरीत धारा की दिशा होती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर उस तरफ गति कर रहे हैं तो धारा की दिशा हमारे पास में इस तरफ होगी। तो करंट की डायरेक्शन हम हमेशा क्या बनाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब इसमें होता क्या है कि जिनकी वजह से, जिन कणों की वजह से धारा प्रवाहित हो रही है, जो कि धारा के लिए उत्तरदायी है, उनको हम कहते हैं आवेश वाहक, आवेश वाहक, ठीक है। ये आवेश वाहक अलग अलग पदार्थों में अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। जैसे अगर चालक है तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होंगे, ठीक है। अगर आपके पास में कोई विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है, तो उसमें हमारे पास में जो आवेश वाहक होते हैं वो होते हैं धनायन व ऋणायन। यानी कि एक पानी में अगर आपने NaCl घोला है तो NaCl Na+ और Cl- में टूटेगा, और इस तरीके से धनायन और ऋणायन का निर्माण होगा, जो कि इस लिक्विड में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं इनको, विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसी तरीके से अगला हमारे पास में अर्धचालक होता है। अर्धचालकों में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन व होल्स के कारण। इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़ता है तो उस जगह पे खाली जगह रह जाती है, जिसको हम होल कहते हैं, है ना। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे 16 नंबर चैप्टर में, 16 नंबर में। अगला हमारे पास में होता है जो विसर्जन नलियाँ होती हैं। विसर्जन नलिका में जो आवेशों का प्रवाह, धारा का प्रवाह होता है, वो होता है गैसों के धनायन व मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो यानी कि इसमें चार्ज कैरियर कौन हो गए, गैसों के धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। गैस के परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो गैसों का धनायन बन गया और इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ। तो इस तरीके से इसमें धारा का प्रवाह होता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास में निर्वात में भी धारा का प्रवाह होता है। निर्वात में धारा का प्रवाह होता है, और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जो टीवी की ट्यूब्स आती है हमारे, CRT आती थी पहले, है ना, कैथोड रे ट्यूब जो होती है हमारे पास में, CRT टीवी में आती थी पहले। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निर्वात में प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह भी निर्वात में होता है उस कंडीशन में, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा हमारे पास में जो ये फॉर्मूला आया है, I एवरेज इज इक्वल टू del Q/del T, ये एक पर्टिकुलर
टाइम पे प्रति एकांक समय में आवेशों का प्रवाह हुआ किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से, तब ये फॉर्मूला बना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी एक निश्चित समय पर इसका मान चाहिए, तो हम इसको कहते हैं तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा। अब तात्क्षणिक धारा निकालनी है अपने को, तो किस तरीके से निकालें वो देखते हैं। तो ये तो है औसत धारा। हमें चाहिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो टी डेल, हम अगर माने कि डेल टी टेंस टू 0, तब हमारे पास में आई जो होगा वो तात्क्षणिक हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल क्यू अपॉन डेल टी। इसको लिखा जाता है डी क्यू अपॉन डी टी। इस तरीके से हम तात्क्षणिक मान निकाल सकते हैं धारा का, है ना। यानी कि अगर इसके ऊपर एग्जांपल आए हमारे पास में कि अगर आपको आवेश दिया जाए 3t² प्लस टी, तो उस कंडीशन में t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर धारा कितनी होगी, तो हम कहेंगे कि I इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी। तो d अपॉन डी टी किसका अवकलन कर रहे हैं, 3t² प्लस टी का। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा आंसर, 6t प्लस 1, 6t प्लस 1 आएगा। अब हमारे पास में t इज इक्वल टू कितना, 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड t की वैल्यू हम क्या करेंगे, 5 रख देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास में I इज इक्वल टू हो जाएगा 6 × 5 + 1 यानी कि 31 एम्पियर। तो 5 सेकेंड में कितनी धारा प्रवाहित होगी वो इस कंडीशन में इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है तो। ठीक है, तो ये तात्क्षणिक मान होता है डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, अब इसके मात्रक की बात करते हैं हम। मात्रक फॉर्मूला होता है हमारे पास में Q अपॉन टी। Q इज इक्वल टू आप एन ही ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा Q अपॉन टी हमारे पास में फॉर्मूला है। तो मात्रक हो गया हमारे पास में कूलाम प्रति सेकंड, और इस कूलाम प्रति सेकंड को कहा गया एम्पियर। ठीक है, जो ये राशि है इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यूँ है कि एक तो ये हमारे पास में 7 मूल राशियों में से एक है, इसलिए इसका मूल मात्रक होगा। अतः जो एम्पियर है वह एम्पियर मूल मात्रक है। ठीक है, जो इसकी विमा है, क्योंकि ये मूल मात्रक है इसलिए मूल मात्रक की विमा A1 होगी। ठीक है, और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात हमें इसमें देखनी है वह है कि जो धारा है, विद्युत धारा, एक अदिश राशि है। विद्युत धारा की दिशा होती है प्लस से माइनस। दिशा होने के बावजूद ये एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि है, ये कैसे पता चला हमको, ये कैसे प्रूफ किया हमने, इसके बारे में देख रहे हैं हम। तो देखो, पहला तो प्रूफ यही है कि फॉर्मूले में इसका जो फॉर्मूला बनता है वो 2 अदिश राशियों से बनता है, यानी कि आवेश और समय दोनों अदिश राशियाँ, इसलिए ये भी एक अदिश राशि है। अगला, सपोज करें कि हमारे पास में बल इस तरीके से दिया गया है। सपोज 90 डिग्री एंगल पर F1 3 और F2 4 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, और जो वस्तु है वो इस तरीके से गति करने लग रही है। ठीक है, 90 डिग्री पे। तो हमारे पास में इसका जो परिमाण होगा वो हमारे पास में क्या आएगा, F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। इस तरीके से इसका परिमाण आ जाएगा हमारे पास में।
ठीक है, ये कब, जब सदिश योग की बात होती है, सदिश राशियों के लिए। सही है, ठीक है। धारा के लिए क्या होता है, सेम यही चीज़ है हमारे पास में। अगर आपके पास में एक I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर है और एक I2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर है, सपोज कीजिए, तो ये जो टोटल करंट आएगी वो आएगी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 एम्पियर के। अगर इसको सदिश के अनुसार देखा जाए तो ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल है ना, इसके साथ में ये हो गया हमारे पास में लंब, ये हो गया हमारे पास में, सॉरी, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो ये कर्ण है आपके पास में। तो अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय से इसका परिमाण निकालना चाहूँ तो परिमाण ये वाली साइड बताएगी। उस कंडीशन में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट इसका परिमाण होगा। तो ये होगा 25 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पियर। अगर ये सदिश होता तो इसकी वैल्यू होती 5 एम्पियर, लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू 7 एम्पियर है, इन दोनों में अंतर है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो धारा है ये इस सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है ना, इसलिए ये क्या है, एक अदिश राशि है। तो धारा हमेशा क्या होगी, अदिश राशि ही होगी। ये हमारे पास में धारा का मात्रक आ गया। इसके बाद आपके पास में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद में चलता है, तीसरे बाद में फोर्थ पॉइंट में हम करंट की कुछ वैल्यू, जैसे कि घरेलू परिपथ हमारे पास में होता है, घरेलू उपकरण, उन घरेलू उपकरणों में जो धारा बहती है वो 1 एम्पियर की कोटि की होती है, ठीक है। जबकि आकाशीय बिजली जो चमकती है उस आकाशीय बिजली के लिए हमारे पास में होता है 10,000 एम्पियर की कोटि। एम्पियर की कोटि की बिजली वो होती है जो आकाश में चमकती है ना। धमनियों में जो बिजली जो दौड़ती है, धमनियों में जो धारा होती है वो धारा हमारे पास में कुछ माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। तो इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ कितनी धारा कितनी मात्रा में फ्लो होती है, ठीक है। ये हमारे पास में। अब हम पढ़ते हैं धारा घनत्व वाला फॉर्मूला, ठीक है। देखो होता क्या है कि अगर किसी चालक में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदलता है, जैसे सपोज कीजिए एक चालक इस तरीके से, इस तरीके से एक चालक, तो यहाँ पे एरिया अलग है, यहाँ पे एरिया अलग है, यहाँ पे एरिया अलग है। तो जब एरिया चेंज होता है तो उस कंडीशन में धारा का मान सभी जगह पे समान रहता है, धारा का मान चेंज नहीं होता है। ऐसा क्यों, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं धारा घनत्व, है ना। तो पहली बात तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज भी होता है तब भी धारा का मान चेंज नहीं होता है ना। अब आगे हम पढ़ते हैं धारा घनत्व के बारे में। धारा घनत्व में क्या होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि घनत्व है, तो धारा आई और नीचे या तो लंबाई आएगी या एरिया आएगा या आयतन आएगा। हमारे पास में क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो एरिया, इसको डिनोट किया जाएगा जे से। यह है इसका फॉर्मूला, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ठीक है। मात्रक क्या हो गया, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यह हमारे पास में धारा घनत्व। अब क्या है कि कोई चालक है आपके पास में, सपोज कीजिए चालक है और इस चालक में से धारा का प्रवाह हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो धारा का प्रवाह एक प्रति एकांक क्षेत्रफल से हो रहा है, इससे, इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से हो रहा है और लंबवत हो रहा है ना। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो धारा प्रवाहित होती है उसको हम कह रहे हैं धारा घनत्व,
है ना। ये आई की वैल्यू है हमारे पास में जब एरिया इसका ए है, तो आई और ए दोनों की डायरेक्शन हमारे पास में एक जैसी है ना। तो J इज इक्वल टू हमारे पास आई अपॉन ए मान सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये जो क्षेत्रफल है इसने कोई एंगल बना लिया, इस तरीके से, ठीक है। ये किसी एंगल पे है तो क्षेत्रफल की दिशा चेंज। अब हमें पता है कि धारा की दिशा ये है और क्षेत्रफल भी इसी दिशा में लाना है, तो हो जाएगा हमारे पास में cos थीटा, ठीक है। अब इस कंडीशन में हमारे पास में जो धारा घनत्व है उसका मान कितना आएगा, तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए cos थीटा, ठीक है। तो यहां से I इज इक्वल टू क्या हो गया, J A cos थीटा, ठीक है, J A cos थीटा। अगर मैं cos थीटा को हटाता हूं तो इसका सदिश रूप कैसा होता है, I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर। देखिए धारा अदिश राशि है, वो यहाँ से प्रूफ होता है, धारा जो है वो अदिश राशि है, वो यहाँ से प्रूफ होता है क्योंकि ये दो सदिश राशियों का अदिश गुणा है, दो सदिश राशियों का अदिश गुणा है, ठीक है। इसलिए अदिश राशि है, ठीक है। परंतु धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है और धारा विद्युत धारा वो हमारे पास में एक सदिश राशि होती है इस तरह। अब नियत धारा के लिए, नियत धारा के लिए सपोज कीजिए किसी चालक का आपके पास में क्षेत्रफल चेंज हो गया, ठीक है। ये हमारे पास में है एरिया A1, ये है हमारे पास में A2। तो यहां पे धारा घनत्व का मान J1 होगा, यहां पे J2 होगा, सॉरी उल्टा है, यहां पे J2 होगा और यहां पे J1 होगा, ठीक है। धारा घनत्व का मान इस तरीके से, यानी कि धारा घनत्व का मान एरिया के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है ना, परंतु धारा कैसी रहेगी, नियत रहेगी। तो इस यहां पे धारा कितनी, J2 A2 है ना, यहाँ पे धारा कितनी, J1 A1। यानी कि अगर धारा का मान नियत है, क्योंकि धारा का फॉर्मूला क्या है, J इंटू A, तो अगर धारा नियत है तो J1 A1 इज इक्वल टू J2 E2, ये क्या होंगे, नियत होंगे। इसलिए तो धारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चेंज होने पर भी नहीं बदलती है ना। आगे हम इसको थोड़ा सा और अपवन वेग जब पढ़ेंगे तब उसकी डिस्क्राइब करेंगे हम। जैसे बर्नौली में हमने पढ़ा था कि अगर क्षेत्रफल किसी बिंदु पर कम होता है, पाइप के किसी बिंदु पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होता है तो वहां पर जो द्रव होता है वो अधिक प्रवाह से बाहर निकलता है, ताकि उसका जो प्रोडक्ट रहे एरिया और वी का, वेग का, वो प्रोडक्ट सेम रहे। सेम ऐसे ही हम जब अपन वेग पढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन का वेग, यानी कि आवेश वाहकों का वेग। वो आवेश वाहकों का वेग जो होता है एरिया कम होने पर बढ़ जाता है। तो कुल मिला के क्वान्टिटी सेम होने के कारण धारा का मान जो होता है वो नियत हो जाता है ना। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली चीज। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे अपन वेग आगे, ठीक है।